13 होगा। 13 होगा ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और आज क्लास नंबर 13 होगा। आज का टॉपिक होगा, हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा सेल। तो सेल यानी क्या होता है? सेल मतलब कोशिका। सेल को हम लोग कोशिका भी कहते हैं हिंदी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनेगा, सेल को डिस्कवर किसने किया था? तो सेल को डिस्कवर करने वाला जो है वो है रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, बट उन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया था वो कैसा सेल था? तो वो जो सेल था वो डेड सेल था। ठीक है, इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो डेड सेल को डिस्कवर किया था। सेल जो होता है वो कैसा होता है? तो जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, इकाई अगर हम लोग बोलें तो उसको सेल कहते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट में इट इज द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ इट इज द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। इसे और भी कुछ कहा जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है ना। तो सेल से क्या होता है? सेल सेल मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है ना। तो स्ट्रक्चर बनाने का काम भी करता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और इसी को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सेल से ही सारा कुछ बना है तो फंक्शन भी यही करता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा मेरा फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहला तो हो गया मेरा सेल, जो स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ है, सबसे छोटा सेल है। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है। दूसरा फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। तो स्ट्रक्चरल हम लोग कर सकते हैं इसको, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया। तो ये 3 पॉइंट होता है। यहाँ से अगर हम लोग सेल को अच्छी तरह से समझे, अगर विजुअलाइज करना चाहें, तो जो हमारे बॉडी में सबसे छोटा जो होगा उसके नीचे और हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो वो होगा सेल। ठीक है, सेल से नीचे और कुछ नहीं होता। सेल से आगे बढ़ेंगे तो कई सारा जो सेल मिलेगा तो वो बनाता है टिश्यू, बनता है टिश्यू। और कई सारा टिश्यू मिलता है जब, तो बनाता है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन तो आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या क्या ऑर्गन, कौन कौन सा ऑर्गन होता है। तो कई सारा टिश्यू मिलेगा तो बनाएगा ऑर्गन। और ऑर्गन के मिलने से, कई सारा ऑर्गन मिलेगा तो वो बनाता है ऑर्गन सिस्टम, एक सिस्टम बना देता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बना दिया। और यही ऑर्गन सिस्टम के मिलने से कंप्लीट होता है हमारा बॉडी पार्ट। ठीक है, जैसे लीवर, किडनी, सारा ऑर्गन सिस्टम है। तो मिलके क्या बना रहा, सारा कुछ मिलकर बॉडी बना देता है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सबसे पहले सेल आता है, उसके बाद टिश्यू आता है, देन ऑर्गन आएगा। ऑर्गन के ग्रुप को हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, और कई सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी का निर्माण करता है। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था वो किस तरीके का सेल था? डेड सेल। डेड सेल था। ठीक है, बहुत बढ़िया। लिविंग सेल, लिविंग सेल या बैक्टीरिया। लिविंग सेल और बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय, तो चाहे तो लिविंग सेल या बैक्टीरिया ले ले, तो इसको डिस्कवर कौन किया था? तो इसको डिस्कवर करने वाला है एंटोनी वन लीवेनहॉक। इसका नाम हो जाएगा एंटोनी वैन लीवेनहॉक। ठीक है, तो एंटोनी वन लीवेनहॉक जो है लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन डेड सेल को करने वाला कौन है? रॉबर्ट हुक है। अगर नॉर्मली सेल कहा जाए तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा, है ना। डेड और लिविंग का करें तो हम लोग क्लासिफाई कर लेंगे।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल? सबसे लार्जेस्ट सेल किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रिच एग। तो अगर बात की जाए लार्जेस्ट सेल की तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल? स्मॉलेस्ट सेल अमीबा। विच इज, अगर हम लोग स्मॉलेस्ट सेल में जाएंगे तो वो क्या आएगा? माइकोप्लाज्मा आएगा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है ना, क्या होगा? बैक्टीरिया होता है, तो माइकोप्लाज्मा। तो सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन को हम लोग कंसीडर करें, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, न्यूरॉन। नरतंत्रिका। तो नर्व लॉन्गेस्ट से सेल में क्या होगा? न्यूरॉन होगा ना, न्यूरॉन होगा। ठीक है, न्यूरॉन हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल हो गया, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा हो गया। लॉन्गेस्ट के बाद आते हैं हम लोग लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के बॉडी में लार्जेस्ट सेल क्या होता है? लॉन्गेस्ट तो न्यूरॉन हो गया, नर्व वाला, मगर लार्जेस्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा एक सेल होगा। तो एक सेल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है ह्यूमन बॉडी में। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्पर्म। स्पर्म। स्पर्म जो हो जाता है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ। तो यहाँ से पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है। ऑस्ट्रिच को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्ग अंडा। सेल पढ़ रहे थे तो अब हम लोग सेल को हम लोग डिस्क्राइब करने की बारी आई। तो सबसे पहले लिखेंगे सेल। सेल दो तरह का होगा, सेल दो तरह का होगा। पहला प्रोकैरियोटिक, सबसे पहले क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल। और एक तरफ होगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हुआ। प्रोकैरियोटिक को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रति केंद्रिकीय, प्रति केंद्रकीय कोशिका करेंगे, कहेंगे इसे। और यूकैरियोटिक को हम लोग कहेंगे सुकेंद्रकीय कोशिका। ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो प्रो का मतलब क्या होगा? अगर हम लोग प्रो लें तो यहां से प्रो को तोड़े, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? सबसे पहले। और कैरियोटिक यानी कि कैरियोन, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक। तो ई यू का मतलब क्या होगा? ई यू का मतलब हो जाएगा ट्रू, ट्रू यानी सच, है ना, ट्रू यानी है। दूसरा कैरियोन, कैरियोन का मतलब क्या होगा? वही न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है?
बायोलॉजिकल वर्ड में अगर देखें हम लोग तो कैरियंस भी कहा जाता है। तो जो मेरा प्रोकैरियोटिक में जो सेल होगा उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होगा? तो इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाएगा, क्या बोल सेल पाया जाएगा, तो उसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? अनडेवलप्ड। इसमें अनडेवलप्ड यस पाया जाएगा। और जो ट्रू वाला होगा, ट्रू मतलब है ना, इसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा, डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो एक तरफ हो गया मेरा प्रोकैरियोटिक, दूसरा तरफ हो गया यूकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है और कैरियंस मतलब न्यूक्लियस। यू मतलब ट्रू होता है। जो प्रिमिटिव या प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड होता है, सही तरह से डेवलप नहीं किया हुआ होता है। लेकिन यूकैरियोटिक वाला उसका न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप्ड होता है। ठीक है, फिलहाल तो इतना समझना है। मान लेते हैं ये वाला मेरा सेल है, ये वाला मेरा सेल है और इसके बीच में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरने वाला कौन होता है जी? कौन घेरेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस को कवर करता है। तो प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है ना, नहीं होता है। लेकिन हम लोग ये यूकैरियोटिक वाला में आए तो ये क्या हुआ, मेरा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियस को कौन घेरेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसमें प्रेजेंट होता है। अभी तक तो क्लियर होगा। तो पहला हम लोग लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। सेल दो तरह का होता है ये हम लोग जानते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, अनडेवलप्ड होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो इसमें पहला एग्जांपल हम लोग लिखेंगे बैक्टीरिया। अगर पूछा जाए बैक्टीरिया कैसा सेल है तो ये प्रोकैरियोटिक है, अनडेवलप्ड वाला। दूसरा एग्जांपल होगा आर्के। ठीक है, आर्के हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एक आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी कैसा होगा, तो ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर इसको तीनों को हम लोग छोड़ दें, ये तीनों को छोड़ के रेस्ट, बाकी जितना भी होगा ना, रेस्ट ऑल आर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हो जाएगा। तो मान लीजिए आप लोगों को तीन ही चीज याद रखना है, एक तो बैक्टीरिया, एक आर्की, एक ब्लू ग्रीन एल्गी। ये तीनों याद रख लिए तो बाकी सब यूकैरियोटिक। अगर पूछ दिया जाए कि यूकैरियोटिक कौन कौन है, और पहला दे दे बैक्टीरिया, दूसरा दे दे अलगी और आर्की, और तीसरा दे दे ब्लू ग्रीन अलगी, और चौथा दे दे सलमान खान। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है, आर्की भी है, ब्लू ग्रीन भी। तो चौथा क्या होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए। चाहे तो क्वेश्चन गलत है, चाहे तो यूकैरियोटिक होगा। सब कहने का मतलब समझ आया। तो ये वाला कहानी हो जाता है। यूकैरियोटिक में आते हैं हम लोग। यू मतलब ट्रू कैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि ह्यूमन, प्लांट्स को ले लीजिए, प्लांट्स हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी अलग है और इधर वाला एल्गी अलग है ना। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होता है? प्रो में या यू में? यू में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग तो लिखेंगे वायरस। वायरस में क्या है, वायरस कैसा है? ये लिंक करता है ना, वायरस लिंक करेगा, किसमें लिंक करेगा? वायरस क्या होता है, वायरस लिंक करेगा, लिंक बिटवीन एक तो लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी किसी इंसान, जानवर, किसी के भी बॉडी के बाहर है तो वायरस नॉन लिविंग होता है, मरा हुआ होता है, मान के चलेंगे। जैसे ही बॉडी में इंटर करता है तो वायरस लिविंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी इट बिहेव्स लाइक नॉन लिविंग, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, यानी कि निर्जीव की तरह बिहेव करता है। और इनसाइड द बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर क्या करेगा, सजीव की तरह बिहेव करेगा। तो ये लिविंग की तरह बिहेव करेगा। ये वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। वायरस कैसा होता है, सेलुलर होता है या ए सेलुलर होगा? तो हम लोग वायरस में लिखेंगे ये ए सेल्यूलर होता है ना, ए सेल्यूलर होता है। ए सेल्यूलर मतलब क्या होता है कि इसमें कोई सेल नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई सेल नहीं है। मतलब कि ए सेलुलर, ए सेलुलर मतलब कोई सेल नहीं है, सेलुलर मतलब सेल वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वायरस क्या होगा, इसी को अगर लिखना चाहें तो वायरस अकोशिकीय होता है ना, अकोशिकीय होता है। कौन होता है, तो वायरस होता है, वो वायरस में कोशिका नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर वायरस बॉडी के अंदर चल जाए तो वो सुकेंद्रीय हो जाता है, मतलब यू हो जाता है, यू वाला। आगे बढ़ते हम लोग सेल थ्योरी पढ़ेंगे। तो सेल थ्योरी क्या होता है, टॉपिक लिखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया होगा? सेल थ्योरी देने वाले हैं स्क्लीडन एंड स्वान। एक साइंटिस्ट होंगे जिनका नाम है स्क्लीडन, और दो साइंटिस्ट मिलकर स्क्लीडन एंड स्वान डिस्कवर्ड क्या किया, सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी में क्या कहा गया है, सेल थ्योरी यही कहता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स, जितना भी ऑर्गेनिजम्स है धरती पे, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, आदमी, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा है ना, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल ओनली, है ना। जितना भी बना हुआ है, सारे सजीव कोशिका से मिलकर ही बनते हैं, जितना भी लिविंग थिंग्स है सारा कोशिका से मिलकर ही बनते हैं। यहां तक फिलहाल समझ में आना चाहिए। इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे एक्सेप्शन वाले ही तो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं अपवाद। अपवाद क्या हो जाएगा, तो अपवाद में आएगा नाम वायरस का। ये वायरस बड़ा खतरनाक चीज है जिसमें कि ये सेल से नहीं बनता। अभी हम लोग देखें कि वायरस जो है वो ए सेलुलर है, वायरस भी लिविंग है ना, बॉडी के अंदर तो लिविंग ही है। तो वो क्या हो गया, मेरा सेल से नहीं बना हुआ है, तो ये याद रखना है। अब वायरस कितने तरीके का होता है, सेल सेल कितने तरीके का होता है, तो सेल दो तरीके का होता है, टू टाइप्स ऑफ सेल है। पहला क्या था, प्रोकैरियोटिक है, पहला है प्रोकैरियोटिक
सेल। तो हम लोग पहला प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया देखे हम लोग, तीन तरह का देखे ना प्रोकैरियोटिक, एक बैक्टीरिया देखे, एक ब्लू ग्रीन एल्गी देखे, एक आर्की देखे, है ना। तो हम लोग बैक्टीरिया वाला देखते हैं। अगर हम लोग एक सेल को बनाते हैं, तो एक सेल को बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं सेल है, सेल का जो बाहर वाला एरिया होगा, बाहर वाला जो सरफेस है, बाहर वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे जो बाहर वाला लेयर होता है ना, उसका हम लोग बोलेंगे सेल वॉल। ठीक है, सेल का जो सबसे आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग सेल वॉल कहेंगे। और जो इसके अंदर वाला रहेगा, ठीक अंदर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। चाहे तो इसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है अंदर वाला। सबसे बाहर वाला सेल वॉल, उसके अंदर वाला सेल वॉल या प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो सेल वॉल को हम लोग क्या करेंगे, सेल वॉल की बगल में लिखेंगे हम लोग आउटर मोस्ट लेयर। सेल वॉल क्या होता है, तो ये होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट या बैक्टीरिया, है ना। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, अधिकतर प्लांट में पाया जाता है, या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया या फंगस, है ना, फंगस को भी ले सकते हैं। तो क्या हो गया, सेल वॉल में दिमाग में आना चाहिए ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, जैसे हम लोग स्किन है वैसे ही सेल वॉल हो गया। प्लांट का सेल कौन होता है, अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें प्लांट का सेल, तो प्लांट का सेल को क्या कहते हैं हम लोग, प्लांट का सेल क्या चीज से बना होता है, तो सेल्यूलोज से बना होता है ना, सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, कौन बना होता है, प्लांट का सेल जो है वो सेल्यूलोज से बना होता है। काइटिन का सेल क्या चीज से बना होता है, फंगस का सेल क्या चीज से बना होता है, फंगस का सेल काइटिन से बना हुआ था ना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सेल क्या चीज से बना होता है, प्लांट का सेल तो भाई हाँ सेल्यूलोज से बनता है, फंगस का काइटिन से बनता है, हम लोग कॉकरोच वाला भी देख चुके हैं। तो बैक्टीरिया का सेल किससे बनेगा, बैक्टीरिया का सेल बनेगा पेक्टिन से, पेक्टिन से बनेगा। पेक्टिन क्या होता है, पेक्टिन मतलब उसमें कार्ब्स होगा प्लस प्रोटीन होगा ना, उसमें कार्ब्स होगा प्लस प्रोटीन होगा, मिलके बनेगा पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन का दूसरा नाम भी होता है, पेक्टिन का दूसरा नाम, तो पेक्टिन का अदर नेम क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये इसका अदर नेम्स हो जाता है, दूसरा नाम। फिलहाल तो समझ में आ रहा है। इसी के अंदर अगर हम कुछ कुछ बना दें, जैसे कि एक हम लोग ऐसे फ्लो करवा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेल के अंदर क्या कहलाएगा, जल्दी बताइएगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोजोम। क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम। ये लंबा वाला क्या हो गया, सांप की तरह, ये हो गया क्रोमोजोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। इसमें अब हम लोग डॉट डॉट देंगे, डॉट 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 डॉट। ये डॉट डॉट क्या होगा, तो इस डॉट डॉट को कहेंगे डीएनए। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग सेल देख रहे हैं। सेल दो तरह का होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक होता है। सेल में प्रोकैरियोटिक में तीन तरह का चीज हम लोग को याद रखना है। एक तो बैक्टीरिया, तुरंत पूछेंगे बैक्टीरिया क्या है, प्रो है या यू है, तो प्रो है। उसके बाद आर्की आता है, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगस। सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो उसके अंदर वाला सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। प्लांट का जो सेल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, फंगस का सेल काइटिन से बना होता है, ठीक बैक्टीरिया का सेल पैक्टिन से बना होता है। तो यहाँ याद रखने वाला बैक्टीरिया वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बैक्टीरिया वाला किससे बना होता है? पैक्टिन से बना होता है। क्रोमोजोम में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोजोम में डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल हम लोग देखेंगे ना। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हम लोग देखें? सेल वॉल है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल देखेंगे तो सेल वॉल का क्या क्या फंक्शन होना चाहिए? पहले लिखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स्ट्रा लाइट। आउटरमोस्ट लेयर है, मान लीजिए पेड़ ले लीजिए, उसका जो आउटरमोस्ट लेयर है वो क्या है? सेल वॉल है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स्ट्रा लाइट, ठीक है, या टेम्परेचर। एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा टेम्परेचर, सनलाइट पड़ रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका जो नेचर होता है, नेचर किस टाइप का होता है सेल वॉल का? सेल वॉल का नेचर होता है परमिएबल होता है, परमिएबल कहेंगे। परमिएबल का मतलब क्या होता है? कि उसको क्रॉस कर सकता है ना, तो यहाँ लिखेंगे परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है कि उससे आर पार हो सकता है, उसको परमिएबल बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, सेल वॉल का जो फंक्शन होता है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी, रिजिडिटी टू प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट को मजबूती प्रदान करता है ना। कौन करता है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर अब हम लोग चलेंगे तो सेल वॉल के अंदर क्या था? सेल वॉल के अंदर था सेल मेम्ब्रेन होगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये दो चीज होगा, दोनों सेम चीज है। सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? इसका काम क्या होता है? ये होता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें ना तो प्लांट सेल में तो वही सेल वॉल आ जाता है। मगर हम लोग अपना बात करें, एनिमल का बात करें, तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन हो जाता है ना। उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है, तो फिर अब सेल वॉल एब्सेंट है बाहर वाला, तो कौन आया? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन आउटर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इट इज द सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, सेकेंड वाटर मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किसका हो जाएगा? प्लांट का हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया के बाद क्या लिख सकते हैं? फंगस हो जाएगा ना। तो ये सबका सेकेंड आउटर मोस्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज से बना होता है? तो इसका कंपोजिशन हम लोग देखेंगे। इसका जो कंपोजिशन होगा, तो सेल वॉल क्या चीज से बना होगा? सेल वॉल क्या चीज से बना होता था जी? अलग 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 चीज से बना होता है। प्लांट का सेल्यूलोज हो जाता है ना। फंगस का काइटिन हो जाता है। ठीक उसी तरीके का सेल मेम्ब्रेन क्या चीज से बना होता है? तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है हम लोगों का, वो होता है लिपो प्रोटीन से बना होता है, लिपो प्लस प्रोटीन। तो लिपो प्रोटीन से बनता है। लिपो मतलब क्या होता है? लिपो मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड बोल रहे, लिपो मतलब होता है लिपिड। ठीक है, और लिपिड को ही हम लोग बोलते हैं फैट। ठीक है, तो लिपो मतलब होता है लिपिड यानी कि फैट, और प्रोटीन का मतलब आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन होता है।
तो ये बनता है फैट प्लस प्रोटीन, फैट प्लस प्रोटीन बनेगा, फैट प्लस प्रोटीन मिलेगा तो बन जाएगा लिपोप्रोटीन। इसमें मैक्सिमम किसका मात्रा होता है, तो मैक्सिमम मात्रा फैट का होता है, प्रोटीन का कम होता है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देख लेते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ, लिखेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, पहला कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट करेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट कहाँ से कहाँ तक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट आए अंदर, मान लेते ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, तो यहाँ पे आया न्यूट्रिएंट, इसको क्या करेगा, यहाँ से लेकर इस सेल तक ट्रांसपोर्ट कराएगा न्यूट्रिएंट को, इस सेल से इस सेल तक ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो पहला काम इसका यही होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर, सेल ही ट्रांसफर करता, ठीक है। और इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर क्या होगा इसका, नेचर यानी कि इससे पास होगा तो ये क्या होगा, सेमी परमिएबल होगा ना, सेमी परमिएबल होगा, मतलब थोड़ा पास कर पाएगा, थोड़ा पास नहीं कर पाएगा, है ना, थोड़ा पास कर पाएगा, थोड़ा पास नहीं कर पाएगा। नेचर हम लोग देख लिए, उसके बाद हम लोग आते हैं साइटोप्लाज्म में। हेडिंग में लिखेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो होता है ये मेरा सेल है, सेल का बाहर वाला सेल वॉल हुआ, अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हुआ, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, पूरा लिक्विड भरा हुआ होगा, पूरा लिक्विड भरा है इसके अंदर, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ। तो ये जो लिक्विड वाला पार्ट होगा मेरा, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, जो हमारा सेल है उसका जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसका जो कंपोजिशन होता है ये क्या चीज से बना होता है, तो कंपोजिशन में हम लोग लिखेंगे, कंपोजिशन में लिखेंगे एक तो सॉल्ट हो जाएगा, दूसरा वाटर भी हो जाएगा ना। तो ये दो चीज से बनता है, पहला सॉल्ट प्लस वाटर से बनेगा। मैक्सिमम क्वांटिटी सॉल्ट का होगा कि वाटर का होगा, तो वाटर का मैक्सिमम क्वांटिटी होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। तो लिक्विड पार्ट है तो क्या समझ में आ रहा है कि लिक्विड है तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेगा, ये ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड ह्यूमिडिटी टू द सेल, है ना, सेल को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द सेल, मान लीजिए सेल है और यहाँ पे प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को मूव करा के यहाँ से यहाँ ला देगा ना, सेल के अंदर ही क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन सेल,
सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करवाएगा। थर्ड, साइट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये जो साइट है कैसा, एन एरोबिक है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक का मतलब क्या होता है बताइएगा आप लोग। बताइए एन एरोबिक का मतलब क्या होता है। जिसमें ऑक्सीजन ना हो, है ना। फोर्थ, ये फॉर्मेशन करता है, क्या चीज ये बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP, फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP बनाता है। एटीपी बनाता है मगर कैसा, 2 ATP बनाता है। और ये एटीपी का क्या काम होता था, ये होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी क्या कहलाता था हम लोगों का, एनर्जी हाउस कहलाता है ना। एटीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साइटोप्लाज्म में कैसा साइट है, जहां ऑक्सीजन नहीं होता, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। क्रोमोजोम, अब हम लोग चलते क्रोमोजोम की तरफ, हेडिंग में देंगे क्रोमोजोम। तो ये सेल है, सेल के अंदर दो पार्ट हुआ, एक सेल वॉल हुआ, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, और इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम, है ना, क्रोमोजोम्स कहते हैं। और इसमें जो डॉटेड वाला पार्ट है इसको हम लोग डीएनए कहते हैं। क्रोमोजोम्स में डीएनए होता है। क्रोमोजोम्स क्या चीज से बना होगा, तो इसका जो कंपोजिशन होगा वो होगा, बता सकते हैं क्या चीज से बना होगा। क्रोमोजोम में सिंपल सा बात है, डीएनए तो होगा, डीएनए से बना है, प्लस हिस्टोन से बना था, हिस्टोन नाम है। ठीक है, तो ये हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन होता है ना, हिस्टोन यानी प्रोटीन होता है। तो क्रोमोजोम दो चीज से बना है, एक तो डीएनए उसमें होता ही है, प्लस हिस्टोन से बना हुआ है। इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ क्रोमोजोम हेल्प्स इन इनहेरिटेंस, हेल्प्स इन इनहेरिटेंस। दूसरा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है क्रोमोजोम्स का, अगर हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ले ले, क्रोमोजोम में भी सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, तो इसको बोलते हैं जीन। ठीक है, जीन जो होता है ना क्रोमोजोम का सबसे छोटा स्मॉल इस यूनिट होता है। डीएनए जीन में क्या होगा, जीन क्या चीज से बना होता है, तो जीन बना होगा डीएनए प्लस हिस्टोन से, है ना। डीएनए प्लस हिस्टोन से बना होता कौन, जीन। जीन को डिस्कवर कौन किया था, जीन को डिस्कवर करेगा जे, यानी कि जोहानसेन। जोहानसन इसको डिस्कवर किया था ना, तो बगल में लिख देंगे गिवन बाय जोहानसेन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ लिए प्रोकैरियोटिक, और उतना टाइम है नहीं कि यूकैरियोटिक भी पढ़ा जाए, इसीलिए कल हम लोग यूकैरियोटिक को पढ़ेंगे। सेल इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है बायोलॉजी में, सेल तो हर जगह आता ही आता है। कल हम लोग बहुत सी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि उसके बाद स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ना। प्लांट से यूकैरियोटिक दो तरह का होता है, एक तो प्लांट सेल हो जाएगा, एक एनिमल सेल हो जाएगा, है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, डीएनए वगैरह पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहीं पे आज का क्लास हम लोग रखेंगे। और जैसे कि मेंटरशिप वाला पीडीएफ तो हम लोग दे दिए हैं, मेंटरशिप वाला पीडीएफ, पहला पीडीएफ आज डे 1 करके डाला हुआ है, तो वो आप लोग पीडीएफ पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए हैं एंशियंट हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से इसीलिए याद किया, और हम लोग क्या किए हैं कि एनसीईआरटी को पकड़े ना। एनसीईआरटी को पकड़ने का मतलब क्या, सब तो पढ़े हैं, फिजिक्स हिस्ट्री हिस्ट्री तो सब पढ़े हैं,
एनसीईआरटी को पकड़ने का मतलब क्या हुआ, जो भी फैक्ट्स होता है ना वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है जेपीएससी में मैक्सिमम। चाहे तो आर्ट पूछ जाए, आर्ट एंड कल्चर पूछ जाए ना, पूछते हैं कि भाई हाँ मुगल के टाइम में कौन सा यूज होता था, कैसा यूज होता था, बर्तन वर्तन कुछ भी पूछते, कपड़ा क्या यूज होता था, कौन सा स्टाइल था, तो एनसीईआरटी से ही मेनली देखा गया कि पूछा जाता है। तो इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी को उठाए, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी को उठाए। क्या नाम है, आर एस शर्मा नाम है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पीडीएफ बना के दे रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत होगा, लेकिन हम लोग जो पीडीएफ बना रहे हैं उसको समझने में थोड़ा आसानी होगा, एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत आसानी होगा। प्लस आपको बोर्ड लेटर में हाईलाइटेड वे में है ना, तो वो आप लोग पढ़ेंगे। आज जैसे कि कल से तो पीडीएफ में नया चैप्टर दे लिया आएगा, तो आज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डाला गया, छोटा छोटा था तो 2 चैप्टर हम लोग ले लिए हैं। उसके बाद इसी का टेस्ट उम्मीद है कल, जैसे कि आज पीडीएफ देंगे तो कल टेस्ट हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। तो ऐसे करके हम लोग कंप्लीट जेपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। वो भी क्या, सिलेबस के अकॉर्डिंग और ऑथेंटिक सोर्सेज से हम लोग करेंगे। प्लस एक मेंटोर के जरिए क्या होगा, क्या आपका होते रहेगा ना, ठीक है। और कि नहीं कुछ बोलना है तो बताइए, कैसा रहा आप लोगों का छुट्टी वगैरह। बताइए। किन्हीं को कुछ बोलना है तो रखते हैं यहीं पे हम लोग क्लासेस को, है ना, कल हम लोग चालू करेंगे।